आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। आज की हमारी वीडियो मॉड्यूल 11 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और असिस्टेंट लोको पायलट की ये पूरी एक सीरीज बनाई जा रही है। इसमें सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में हैं। और आज वीडियो इंजीनियरिंग में जो मटेरियल यूज होते हैं उनके बारे में है। और कौन कौन से मटेरियल होते हैं, क्या उनसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, क्या उसमें गुण होते हैं, इस बारे में। तो आज की वीडियो हम शुरू करने से पहले एक आपसे निवेदन करना चाहेंगे। देखिए, इंजीनियरिंग में आप अगर इंटरेस्ट लेना है और आपको सरकारी जॉब या किसी एमएनसी कंपनी में आपको जॉब करना है तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इससे बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं। और जब ये पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन हमारे को आते हुए भी हम उसको रॉन्ग टिक कर देते हैं। तो आपसे ये दो निवेदन है मेरे कि एक तो ध्यान पूर्वक आप इसको पढ़ें और अपने कैरियर को, जो आपने सपना देखा है, उसको साकार करें। और कंटिन्यू ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको ये वीडियो देख सकें। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग मटेरियल जो होते हैं उनसे क्या काम है या उनसे क्या बनाया जाता है और उनका अध्ययन करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनका उपयोग जो है किसी मशीन को बनाने में या फिर मशीन पार्ट बनाने में किया जाता है। इंजीनियरिंग मटेरियल जो भी होते हैं वो मटेरियल कहलाए जाते हैं जिनसे या तो मशीन बनाई जाए या मशीन के पार्ट्स बनाए जाएं। ठीक है, और जो पार्ट्स बनाए जाते हैं जिन मटेरियल से या जिन पदार्थों से, वो पदार्थ आपके इंजीनियरिंग मटेरियल कहलाए जाते हैं। क्लियर। और दूसरा है कि आपके मशीन पे जो टूल लगते हैं, जैसे आपका खराद मशीन हो गया, लेथ मशीन बोलते हैं जिसको, सेपर मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, आपका प्लानर हो गया, स्लॉटर हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, इन सब में जो पार्ट्स लगे हैं, टूल लगे हैं, या इन मशीनों को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल, और साथ साथ में उन पर यूज होने वाले टूल वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनका भी हम अध्ययन करेंगे। दूसरा, स्ट्रक्चर बनाने हमें। ठीक है, आपने रेलवे पर जो पुल देखे होंगे, रेलवे पे जो शेड पड़े हुए हैं, वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, उसी मटेरियल के क्यों बनाए जाते हैं, दूसरा मटेरियल क्यों यूज नहीं किया जाता, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि मेन बॉडी किसी अन्य मटेरियल की बनाई जाएगी, पार्ट्स उसके किसी और अन्य मटेरियल से बनाए जाएंगे, इंजन है वो किसी और मटेरियल से बनाया जाएगा, इंजन ब्लॉक है, पिस्टन है, क्रैंक है, सिलेंडर है, लाइनर है, ठीक है, बेरिंग है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनाए जाते हैं। या फिर हमको कोई बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग में बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। और कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, ठीक है, उनका भी एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज होता है, तो उन मटेरियल के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल आपको इंजीनियरिंग मटेरियल कहलाते हैं और यही इंजीनियरिंग मटेरियल का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाने में जो भी मटेरियल यूज होते हैं उनको हम इंजीनियरिंग मटेरियल कहलाया जाता है। ठीक है, इनको हम इंजीनियरिंग पदार्थ भी कहते हैं। क्लियर। इसको अगर हमें डेफिनेशन टाइप में लिखना है आपको, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे मटेरियल जिनका उपयोग इंजीनियरिंग कंपोनेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग के कंपोनेंट हो गए और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हो गए, उनके निर्माण में किया जाता है, वो आपके इंजीनियरिंग मटेरियल कहलाते हैं। क्लियर। आप इस तरह से लिख सकते हैं आप डेफिनेशन को बहुत सुंदर तरीके से, जिससे आपको नंबर पूरे मिल सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका मटेरियल को हम जब कैटेगरी करते हैं तो सबसे पहले दो कैटेगरी आती हैं, एक तो फेरस मटेरियल होता है, एक नॉन फेरस होता है। तो फेरस और नॉन फेरस ये दो मटेरियल को सबसे हम पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फेरस मटेरियल की अगर हम बात करें कि फेरस मटेरियल कौन से होते हैं, तो जिन इंजीनियरिंग मटेरियलों में आयरन मुख्य रूप से पाया जाता है, आयरन जिनमें मुख्य रूप से पाया जाता है, उनको हम फेरस मटेरियल कहलाया जाता है। जब आयरन पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट से वो आकर्षण होने का गुण रखते हैं। फेरस मटेरियल जो चुम्बक है, चुम्बक को अपनी तरफ खींचेंगे या चुम्बक उनको अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो फेरस मटेरियल में मुख्यतः आपका आयरन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अगर इसके उदाहरण की अगर बात करें तो फेरस मटेरियल के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, या फेरस मटेरियल किन किन में पाया जाता है, जो आयरन का कंपोनेंट है वो किन किनों में पाया जाता है। तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे आपका पिग आयरन हो गया, इसमें आपका आयरन पाया जाता है और इसको हम फेरस मटेरियल कहते हैं क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। जब आयरन पाया जाता है इसीलिए इसको हम फेरस मटेरियल कहते हैं। कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन में भी आपका आयरन मटेरियल पाया जाएगा, क्लियर। तो ये कास्ट आयरन हो गया, ठीक है। फिर हो गया ब्रॉट आयरन, इसमें भी पाया जाता है। फिर स्टील हो गया, फिर अलॉय स्टील हो गया। इन सारे मटेरियलों में आपका आयरन पाया जाता है, ठीक है। आपको आयरन पाया जाता है और आयरन आपका इन मटेरियलों में है, इसीलिए इन मटेरियलों को फेरस मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। और एक जो टाइप होता है नॉट फेरस, नॉट फेरस में आयरन का जो मटेरियल है वो नहीं पाया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा कास्ट आयरन क्या है। तो कास्ट आयरन सामान्यतः जो कार्बन की मात्रा है, जब कास्ट आयरन में हम कार्बन की मात्रा को स्टील से अधिक होती है उसमें, ठीक है। कास्ट आयरन में जो स्टील होती है, स्टील में जो कार्बन होता है उससे अधिक होती है, किसमें, कास्ट आयरन में, ठीक है। और इसमें सिलिकॉन भी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, बहुत ही एक अच्छी भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें कि इसके एग्जांपल हम कहाँ देखने को मिल सकते हैं, ग्रे कास्ट आयरन को, कास्ट आयरन को, ठीक है। तो कास्ट आयरन के जो एग्जांपल हो सकते हैं, पहला तो ग्रे कास्ट आयरन हो सकता है, व्हाइट कास्ट आयरन हो सकता है, और मेलिएबल कास्ट आयरन हो सकता है, और डक्टेबल कास्ट आयरन इसमें को भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अलॉय कास्ट आयरन हो गए। तो ये सारे मटेरियल आपके कास्ट आयरन में आते हैं, ठीक है। ये सारे मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हैं, ये सारे कास्ट आयरन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा स्टील से अधिक होती है, क्लियर। इनमें कार्बन की मात्रा स्टील से अधिक होती है। इसके गुण होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसका एक गुण होता है, इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमें बहुत अच्छी मिलती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब ये कह सकते हैं, मेरे पास में कोई एक कंपोनेंट है ये, ठीक है, कोई कंपोनेंट है और इस पे मैं कंप्रेसिव लोड लगा रहा हूँ, ये मैं कंप्रेसिव लोड लगा रहा हूँ और कंप्रेसिव लोड लगाऊंगा तो मटेरियल इसको एक उच्चतम लोड तक इसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है, मतलब ये उस लोड को सहन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ होती है वो एक अच्छी मिलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें मशीनेबिलिटी, ठीक है, विशेष तौर पे ग्रे कास्ट आयरन में तो सबसे अच्छी मिलती है। और इसमें मशीन की जो प्रोसेस है, जैसे आपको खराद मशीन हो गया, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन हो गया, ग्राइंडर मशीन हो गया, सेपर मशीन हो गया, स्लॉटर मशीन हो गया, है ना, तमाम मशीनों पे इसको अच्छे से हम वर्क कर सकते हैं। इसमें मशीनेबिलिटी की एक अच्छी क्वालिटी होती है और इसमें से भी एक विशेष है जिसको हम ग्रे कास्ट आयरन बोलते हैं, इसमें तो सबसे अच्छी मिलती है। दूसरा, इसमें वाइब्रेशन जो डैम्पिंग होती है वो अच्छी मिलती है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मेरा एक कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट मेरा ये हिंचिस किया हुआ है और इस पे वाइब्रेशन यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाइब्रेशन को सोख लेगा यहीं तक, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देगा, मतलब वाइब्रेशन को ये सोख लेता है। मतलब इसमें जो वाइब्रेशन की जो डैम्पिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। देखिए डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग एक ऐसा पैड टाइप का
नुमा होता है जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है तो ये यहीं तक सोख लेगा। ये प्लास्टिक नुमा आप समझ सकते हैं कि ये हार्ड होते हैं बहुत, और ये मैक्सिमम जैसे आपने ब्रिज में देखे होंगे वहां लगे होंगे आपके, ठीक है। मशीन के फाउंडेशन में भी ये डैम्पिंग लगाए जाते हैं, जिससे मशीन में वाइब्रेशन हो तो मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो वाइब्रेट ना करे, वो वाइब्रेट ना करे। और वाइब्रेट करेगा तो क्या हुआ, उसमें क्रैक आ सकते हैं, नट बोल्ट लूज हो सकते हैं, है ना। उनके नट बोल्ट के जो होल हैं वो होल बड़े हो सकते हैं, साइज से उनके वो होल अधिक बड़े हो जाएंगे। तो इसमें वाइब्रेशन डैम्पिंग हमें अच्छी मिलती है। दूसरा है बिटल, इसमें नेचुरल हमें मात्रा में मिल जाता है। मेल्टिंग हो गया और कास्टिंग, इसमें बहुत अच्छे और आसान है, बहुत आसान होता है मेल्टिंग करना। मेल्टिंग और कास्टिंग का मतलब सिंपल है, उसको द्रव अवस्था में बदलना, मतलब उसको द्रव में बदलना, और उसको कास्टिंग करने के बाद में उसको किसी एक सांचे नुमा में उसको डाल के और उसकी कास्टिंग करना। ये सांचा है और इसमें कास्टिंग करना, तो इसमें मेल्टिंग और कास्टिंग इसमें अच्छी मिलती है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अगर हम ये देखें तो मशीन के बेड बनाए जाते हैं इनसे। आपकी लेथ मशीन हो गई, स्लॉटर मशीन हो गई, प्लेनर हो गई, शेपर हो गई, ग्राइंडिंग हो गई, पावरशा मशीन हो गई, है ना। इन मशीनों के बेड बनाए जाते हैं, बेड, ठीक है। और इंजन के ब्लॉक बनाए जाते हैं। इंजन आपका जो 4 व्हीलर गाड़ी में जो इंजन लगता है, इंजन का जो मेन पार्ट होता है, बड़ा वाला पार्ट जो मैक्सिमम आप देखने को मिलता है, वो इंजन ब्लॉक कहलाया जाता है। इंजन ब्लॉक को भी हम कास्टिंग करके बनाते हैं, ठीक है। सिलेंडर के ब्लॉक हो गए, वो बनाए जाते हैं, है ना। पंप की बॉडियां हो गई, आपने देखा होगा ये पंप की इस टाइप की बॉडियां होती हैं जो सरकारी पाइपलाइन जो लगाई जाती हैं उसमें लगाए जाते हैं, पंप बॉल्व वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो उनको भी कास्टिंग के माध्यम से बनाया जाता है। उनको पहले, सबसे पहले उनको ढांचा बनाया जाता है, उनका जो एक रूप है जिसको हम मोल्ड कहते हैं, मोल्ड में डाला जाता है और उसके बाद में उसका शेप लिया जाता है। तो मशीन के जो इस तरह के कंपोनेंट हैं वो गला के बनाए जाते हैं, उसी को मेल्टिंग और कास्टिंग बोला जाता है, ठीक है। तो मेल्टिंग और कास्टिंग के माध्यम से हम लोग पंप के बॉडी भी बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मशीन के बेस, मतलब बेस जो मशीन जिस पे स्ट्रक्चर खड़ा होगा वो पूरा जो बेस बनाना है वो भी हम इसी के माध्यम से बनाते हैं, है ना। ब्रेक कंपोनेंट हो गए, वो भी हम बनाते हैं। 2 व्हीलर गाड़ियाँ हो गई, 4 व्हीलर गाड़ियाँ हो गई और हैवी कमर्शियल गाड़ियाँ हो गई, उनके जो ब्रेक के कंपोनेंट होते हैं वो भी हम बनाते हैं मेल्टिंग और कास्टिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा स्टील, ठीक है। स्टील को हम मुख्यतः आयरन और कार्बन का एक अलॉय मान सकते हैं, ठीक है। स्टील को हम कार्बन और आयरन और कार्बन का अलॉय मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है और अलॉय जो मटेरियल है उनको बदलने का जो काम है वो स्टील के अंदर हो जाता है, और वही प्रॉपर्टीज हमको अच्छी लगती है, ठीक है। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि कार्बन और आयरन, ये पहले तो अलॉय है, इन दोनों मटेरियलों का जो स्टील बनाया गया है, और इसमें कार्बन की और अलॉइंग मटेरियल बदलने पे स्टील की प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। अगर हमको इस तरह से देख सकते हैं कि ये मेरा स्टील है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे स्टील, ये मेरा स्टील है, ठीक है। अब इस स्टील के अंदर आपने कार्बन और अलॉय मटेरियल यहाँ पे लिए हैं, ये आपका अलॉय मटेरियल लिया है और ये आपका आयरन मटेरियल, इन दोनों के माध्यम से स्टील बना है। अगर स्टील की मात्रा को हम बढ़ाते जाएंगे, स्टील की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, आयरन की मात्रा को अगर बढ़ाते जाएंगे, तो इसमें जो स्टील की प्रॉपर्टी है वो बदल जाएगी। और अगर हम अलॉय मटेरियल को बढ़ाते जाएंगे, इधर से इधर की तरफ बढ़ाते जाएंगे, तो भी इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो मतलब स्टील की प्रॉपर्टी को हम बदलने के लिए, स्टील की प्रॉपर्टी हमको बदलना है, तो या तो हम आयरन को, ठीक है, आयरन की मात्रा को कम बढ़ करेंगे, या फिर हम कार्बन की मात्रा को हम कम और अधिक कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 50-50% लिया है, ठीक है। तो 50-50% ना लगे, इसको हम 40 ले सकते हैं और इसको हम 60 ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको 30 ले सकते हैं और इसको 70 ले सकते हैं। तो ये
आपको रेशियो चेंज करने पे इसकी प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। तो इसकी प्रॉपर्टी को बदलने के लिए, इसमें या तो आयरन हो गया या तो कार्बन हो गया, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं क्योंकि ये अलॉय मटेरियल से बनती है स्टील। और जब अलॉय मटेरियल से बनती है तो कोई भी कंपोनेंट को हम कम या अधिक कर सकते हैं और उसकी जब प्रॉपर्टी बदल जाएगी जिस अकॉर्डिंग से हमें स्टील को चाहिए, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसके टाइप्स भी होते हैं। जैसे आपका लो कार्बन स्टील हो गया, मीडियम कार्बन स्टील हो गया और हाई कार्बन स्टील हो गया। ठीक है, आपने स्टील के गेट घरों में देखे होंगे। ठीक है, घरों में गेट स्टील के जब लगाए जाते हैं तो वहां पे भी ये चीज आती है कि इसमें स्टील कितना है। ठीक है, लो है, मीडियम है या हाई है। तो इस तरह से स्टील के भी कैटेगरी हैं। जो स्टील की कैटेगरी है उनको हम लो, मीडियम और हाई रखा जाता है। ठीक है, और अलॉय स्टील में मुख्यतः क्या क्या मिलाया जाता है अलॉय स्टील में, जैसे आपको क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, मेलोनियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ये आदि मटेरियल मिलाए जाते हैं जब स्टील को बनाया जाता है। ठीक है, लो कार्बन स्टील की बात करें हम कि लो कार्बन स्टील क्या है, तो इसको हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। जब आप माइल्ड स्टील बोला जाएगा तो हम लो कार्बन स्टील की तरफ हम लोग देखते हैं कि ये लो कार्बन स्टील है। ठीक है, इसके गुण क्या होते हैं, अगर इसके गुण की अगर बात करें तो इसमें डक्टिबिलिटी अच्छी मिलती है और वेल्डिंग इसमें अच्छे से हो जाती है, मशीनिंग प्रोसेस में अच्छे से हो जाता है और इसमें स्ट्रेंथ को मॉडरेट कर सकते हैं। मतलब इसकी स्ट्रेंथ को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से ये फॉर्म किया जा सकता है, मतलब इसको अगर हमको फॉर्म करना है तो आसानी से इसको किया जा सकता है। तो ये इसमें बहुत ही अच्छे गुण पाए जाते हैं। अगर इसके उपयोग की हम बात करें तो इसका उपयोग नट हो गए, बोल्ट हो गए, नट और बोल्ट बनाने में किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के कोई कंपोनेंट है वहां इसका यूज किया जाता है। सीट मेटल कार्यों में भी इसका यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल की जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। पाइप बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, एमएस जो स्टील है इसके बारे में आप जान लीजिए, मैक्सिमम ये मटेरियल यूज होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील आपका मैक्सिमम यूज होता है ना। अब हो गया जनरल जो फैब्रिकेशन कार्य होते हैं वहां पे भी स्टील का उपयोग किया जाता है। जैसे आप अभी रिसेंटली में देख रहे हैं कि घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। सोलर पैनल के लगाने का जो स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वो एमएस के माध्यम से ही बनाया जाता है। एमएस मटेरियल होता है। ठीक है, तो एमएस मटेरियल जो जनरल जो फैब्रिकेशन कार्य है उसमें भी हमारा यूज होता है। और वर्कशॉप में ये सामान्यतः फैब्रिकेशन जॉब के लिए माइल्ड स्टील सबसे अच्छा और कॉमन ये मटेरियल है। सबसे अच्छा और कॉमन मटेरियल है किसी भी वर्कशॉप में, और फैब्रिकेशन जॉब बनाने हैं तो बहुत ही अच्छा ये मटेरियल माना जाता है माइल्ड स्टील। ठीक है, नेक्स्ट है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील की अगर हम बात करें तो इसमें लो कार्बन स्टील की तुलना में, ठीक है, अभी हमने लो कार्बन स्टील पढ़ा, तो लो कार्बन स्टील की तुलना में इसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाएगी। ठीक है, लो कार्बन स्टील की तुलना में, क्योंकि लो कार्बन में तो आपको एमएस बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे मीडियम कार्बन स्टील है तो मीडियम में लो से अधिक होगा और हाई कार्बन स्टील से कम होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रेंथ को बढ़ती है इससे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक है तो इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, इसकी हार्डनेस भी बढ़ती है और डक्टिबिलिटी इसकी घटती है। ठीक है, इसकी डक्टिबिलिटी घट जाती है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक है। इसके अगर उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो सॉफ्ट बनाने में इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। एक्सल बनाने में, फोर व्हीलर गाड़ी के जो आपने देखे होंगे पीछे के जो टायर होते हैं यहाँ पे जो एक लगा होता है उसको हम एक्सल बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सल बनाने में इसका यूज होता है। क्रैंक सॉफ्ट हो गए, आपने क्रैंक सॉफ्ट देखे होंगे जो इंजनों में जो इस तरह के जो क्रैंक लगे होते हैं जिनसे पिस्टन को ऊपर नीचे मूव किया जाता है, या पिस्टन उनको क्रैंक को ऊपर नीचे रोटेट गति में मूव करती है, तो वो क्रैंक सॉफ्ट में यूज होता है। गियर बनाए जाते हैं और मशीन के कंपोनेंट इनसे बनाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा हाई कार्बन स्टील।
हाई कार्बन स्टील की अगर बात करें हम, तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन की जो मात्रा है वो अधिक होती है, ठीक है, लो से और मीडियम से भी इसमें अधिक होती है। तो इससे क्या होगा, इसमें हार्डनेस बढ़ जाएगी। देखिए कार्बन बढ़ रहा है तो हार्डनेस बढ़ रही है, ठीक है। इसमें वियर रेजिस्टेंस है वो अच्छा मिलता है, इसका कहने का मतलब है इसमें बियर एंड टीयर, ठीक है, इसमें बहुत ही कम होता है। तो बियर रेजिस्टेंस इसमें अधिक होता है, ये मतलब घिसाव नहीं होगा, घिसेगा नहीं, मतलब ये बार बार मूव इधर से इधर कर रहा है, तो इसमें जो घिसाव है वो बहुत कम होगा। घिसाव की अगर बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ अधिक हो सकती है, लेकिन डक्टाइल और बेल्डिंगबिलिटी, मतलब बेल्डिंग करने का गुण इसमें कम होगा। ये एक इसमें और अच्छी बात होती है। इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो इसमें कटिंग टूल बनाए जाते हैं, ठीक है, आपने कटिंग टूल को आप देखा होगा, तो कटिंग टूल बनाए जाते हैं, स्प्रिंग बनाए जाते हैं, डाई बनाई जाती हैं। कोई मेरे को मशीन पे कोई पार्ट्स बनाना है तो उसके लिए डाई बनाई जाती हैं, ठीक है, तो डाई बनाने के लिए काम आता है। और हाई स्ट्रेंथ के अगर वायर बनाने हैं तो भी यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्टील है, ये स्टील में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है, सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। और जहां पे कार्बन की मात्रा बढ़ रही है वहां पे देखिए हार्डनेस बढ़ रही है, और जब हार्डनेस बढ़ रही है तो आप सिंपल सा है कि उससे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम टूल के तौर में यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें भी हार्डनेस बढ़ गई। हार्डनेस क्यों बढ़ी, क्योंकि उसमें कार्बन बढ़ गया, ठीक है, स्प्रिंग बढ़ गई, ठीक है। तो हमको स्प्रिंग भी बनाना है तो भी हम हाई कार्बन स्टील का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये मटेरियल को आप देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा होती है, और इसमें सरफेस और प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है, और कोरोजन रेजिस्टेंस इससे बढ़ जाता है, ठीक है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग का इक्विपमेंट कोई बनाना है तो वहां पे हम स्टील के बनाते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे फूड प्रोसेसिंग में जो पाइपलाइन बनाई जाती है, तो पाइपलाइन भी आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगी कि स्टेनलेस स्टील के ये पाइप आपको मिलेंगे, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग कार्य होता है। जैसे आप चाय बन रही है, चिप्स बन रहे हैं, या आपका कोई भी ऐसा प्रोसेस बन रहा है जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटिव है, और वहाँ के जो भी इक्विपमेंट हैं वो आपके स्टेनलेस स्टील से बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्विपमेंट, कोई भी है वो भी आपके स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। किचन के कोई भी इक्विपमेंट है वो भी आपके स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं, है ना। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो आपके मेडिकल में ऑपरेशन टाइप में जो भी आपके इक्विपमेंट होते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को भी हम स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। पाइप हो गए, पाइप भी बनाए जाते हैं। टैंक हो गए, टैंक भी बनाए जाते हैं। आपने दूध के टैंक देखे होंगे जो बड़े बड़े व्हीकल्स पे जो लगे होते हैं, दूध लेके जाते हैं या और मटेरियल कोई लेके जाते हैं, लिक्विड मटेरियल, उनके लिए अगर हम टैंक बनाते हैं तो भी हम स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। अब आ जाता है नॉन फेरस मटेरियल। नॉन फेरस मटेरियल में वो मटेरियल आते हैं जिनमें आयरन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, जिनमें आयरन बिल्कुल भी नहीं होता है। फेरस मटेरियल में होता है आयरन, और नॉन फेरस मटेरियल में आयरन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें नॉन फेरस मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आप एल्युमिनियम देख लीजिए। एल्युमिनियम मैग्नेट से नहीं चिपकता है। कॉपर हो गया, बिल्कुल नहीं चिपकता है। जिंक हो गया, नहीं। मैग्नीशियम, बिल्कुल इसमें आयरन नहीं पाया जाता है। निकल हो गया, आयरन नहीं पाया जाता है। टाइटेनियम आपका आयरन नहीं पाया जाता है। लेड हो गया, आयरन नहीं पाया जाता है। और टिन हो गया, इसमें आयरन नहीं पाया जाता है। जब आपका आयरन नहीं पाया जाता है तो ये मैग्नेट के साथ में अट्रैक्शन नहीं करेगा, मतलब मैग्नेट की तरफ जो खिंचाव बल है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें फेरस नहीं है, आयरन नहीं है, इसीलिए इनको नॉन फेरस मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। अब एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम क्या है कि ये सबसे हल्का है ना। हल्का होने का इसका गुण है इसमें, क्योंकि ये हल्का है, और कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल है ये, ठीक है। इसके हम प्रमुख इसमें गुण कौन कौन से हैं, पहले तो ये है कि ये लो डेंसिटी है इसमें, ठीक है। अच्छी कोरोजन रेजिस्टेंस है इसमें, और अच्छी इसमें थर्मल कंडक्टिविटी इसमें पाई जाती है।
इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पाई जाती है। आसानी से ये फॉर्म भी किया जा सकता है, इसको एक शेप से दूसरी शेप में इसको आराम से चेंज किया जाता है, फॉर्म इसमें अच्छे से किया जा सकता है। इसका उपयोग आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एयरक्राफ्ट हो गए, ठीक है। एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट को इससे बनाए जाते हैं क्योंकि ये हल्का है, ठीक है, ये हल्का होता है इसीलिए इसका यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट हो गए, वहां पे भी यूज होता है। हीट एक्सचेंज करना है मुझे, ठीक है। हीट एक्सचेंज का मतलब है कि किसी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स कोई कंपोनेंट है, अगर वो हीट हो रहा है, मान लीजिए मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इसको हीट हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा कि एल्युमिनियम की एक प्लेट लगा दूंगा और प्लेट लगाने के बाद में ये हीट को इधर एब्जॉर्व कर लेगा और ये हीट को बाहर निकाल दे एयर में। तो ये हीट को एक्सचेंज करने का भी ये कार्य करता है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के माध्यम से, आपने वायर देखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर मटेरियल। कॉपर क्या है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी इसमें बहुत अच्छी पाई जाती है, जो कॉपर होता है उसमें। इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल वायर बनाए जाते हैं, केबल्स बनाए जाते हैं और हीट को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। हीट को एक जगह से दूसरी जगह भी इससे भेजा जा सकता है, हीट एक्सचेंज किया जाता है। कोई छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं उसमें अगर कोई मेरा कंपोनेंट हीट हो रहा है तो इसके माध्यम से हीट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं कि इस कंपोनेंट से लेके और कॉपर के माध्यम से उसे या तो एयर के माध्यम से उसे बाहर दे सकते हैं। तो ये हीट एक्सचेंज करने में बहुत अच्छा काम आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने में काम आता है, जो कॉन्टैक्टर बनाए जाते हैं वो आपके कॉपर से बनाए जाते हैं। पाइप हो गए, पाइप इससे बनाए जाते हैं। ये पाइप देखिए आपको फ्रीज में देखने को मिल जाएंगे, है ना, कॉपर के बनाए जाते हैं फ्रीज में, जो पाइप छोटे छोटे पाइप बने होते हैं वो, ठीक है। कॉपर को कई अलॉय बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हमको कोई अलॉय मटेरियल बनाने हैं तो वहां पे भी हमें कॉपर को यूज हमको देखने को मिलता है। तो कॉपर का यूज बहुत सारे अलॉय मटेरियल बनाने में भी हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ब्रास। ब्रास जो मटेरियल बनता है वो कॉपर और प्लस जिंक के माध्यम से बनता है, मतलब ये दोनों मटेरियलों का संयोग है आपका ब्रास, कॉपर और जिंक। इसमें मशीनेबिलिटी अच्छी मिलती है, मतलब मशीन पर इसके काम करने से पार्ट की जो सरफेस फिनिशिंग है बहुत अच्छी मिलती है, आराम से ये मशीन किया जा सकता है। इसमें मशीन को आराम से ये करने देता है, ठीक है। मशीन जितने भी प्रोसेस है, मशीन के प्रोसेस है वो ब्रास पे बहुत अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये कोरिजन रेजिस्टेंस, इसमें अच्छे से पाई जाती है, मतलब जंग वंग ये सारी चीजें इसमें नहीं लगती है, ठीक है। अपीयरेंस इसकी अच्छी है, ठीक है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो बल्ब इससे बनाए जाते हैं, ब्रश जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग इससे अच्छी की जाती है, ठीक है। प्लम्बिंग के जो भी कंपोनेंट हैं जो आपकी पाइपलाइन में, वो इससे बनाए जाते हैं ब्रास से, है ना। इंस्ट्रूमेंट कोई पार्ट हो गए वो भी आपके ब्रास मटेरियल से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रास मटेरियल है इसका भी हमें बहुत सारी जगह हमने यूज हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज सामान्यतः कॉपर और प्लस टिन, कॉपर और टिन का अलॉय है ये, ठीक है। और इंजीनियरिंग में अलॉइंग एलिमेंट वाले कॉपर अलॉय या फिर ब्रॉन्ज फैमिली में आते हैं। जितने भी इंजीनियरिंग में जो अलॉय एलिमेंट होते हैं और कॉपर के साथ अलॉय हैं वो आपके ब्रॉन्ज फैमिली में आते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसका उपयोग की अगर बात करें तो ब्रॉन्ज से क्या है, बेरिंग बनाई जाती हैं, है ना, बुश बनाए जाते हैं, गियर बनाए जाते हैं, मैरिन के इक्विपमेंट हैं वो आपके बनाए जाते हैं, बॉल्व कंपोनेंट हैं वो आपके बनाए जाते हैं। और ब्रॉन्ज में कई ग्रेड होती हैं, है ना, जैसे बियर और कोरिजन रेजिस्टेंस की एक अच्छी इसमें विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका जिंक। जिंक का उपयोग आपको गैल्वेनाइज में किया जाता है, डाई कास्टिंग में किया जाता है, आपके ब्रास जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वहाँ किया जाता है, बैटरी के एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है जो जिंक है, ठीक है, क्योंकि बैटरी के बहुत सारे कंपोनेंट हैं या उसके एप्लीकेशन है वहाँ पर भी हम लोग जिंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है निकिल। निकिल में कोरिज्म और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस अच्छी होती है निकिल में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका उपयोग आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, क्या स्टेनलेस स्टील इसके बनाए जाते हैं, सुपर अलॉयज बनाए जाते हैं और केमिकल इक्विपमेंट
बनाए जाते हैं और हीट रेजिस्टेंस कंपोनेंट भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं निकल मटेरियल के द्वारा। तो ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं आपके निकल मटेरियल में। ठीक है, अगर टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम की जो खासियत है वो सबसे अच्छी ये है कि इसमें स्ट्रेंथ तो वेट के अकॉर्डिंग रेशियो इसका अच्छा मिलता है। ठीक है, वेट जो इसका बहुत कम है और स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और वेट का जो रेशियो वो बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। कोरिजन रेजिस्टेंस भी बहुत इसमें अच्छा मिलता है ना। और उच्च तापमान पर ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। उच्च तापमान पर जो परफॉर्मेंस इसका हमको मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग यूज में लेते हैं। जैसे इसका यूज कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, उपयोग एरोस्पेस कंपोनेंट में मिलेगा। एरोस्पेस के जो भी कंपोनेंट हैं वहां पे देखिए टेम्परेचर, हीट हो गया, स्ट्रेंथ हो गया और वेट कम हो गया, ये सारी चीजें वहां जरूरी है और इसमें सारी चीजें मिल रही है। वेट और स्ट्रेंथ का रेशियो अच्छा मिलता है, इसका मतलब वेट कम है, स्ट्रेंथ अच्छी मिल रही है। ठीक है, तो एरोस्पेस में इनके कंपोनेंट बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट बनाए जाते हैं, केमिकल कंपोनेंट है वो भी इसके द्वारा बनाया जाता है, और बायोमेडिकल के कोई एप्लीकेशन है वहां पे भी इसका टाइटेनियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीमर मटेरियल। पॉलीमर मटेरियल लंबे मॉलिक्यूल्स चेन से बने मटेरियल होते हैं और इंजीनियरिंग में इनको पॉलीमर्स का उपयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे थर्मोप्लेट्स हो गई, थर्मोसेटिंग प्लेट्स हो गई और इलास्टोमेकर्स हो गए, यहां पे इसका यूज आपको अधिक देखने को मिलेगा। अब आ गया आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को अगर गर्म करने पे वो सॉफ्टनेस किया जाता है और सूटेबल प्रोसेसिंग कंडीशन में उन्हें दोबारा शेप में किया जा सकता है। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल होते हैं उन्हें गर्म करके उनको थोड़ा सा सॉफ्ट करके उनको कोई सूटेबल प्रोसेस के माध्यम से उनको इस तरह से किया जा सकता है। तो आपका ये एक सबसे अच्छा है। जैसे आपका पीवीसी बनाना, नायलॉन के बनाना, है ना, पॉलीथीन बनाना, पॉलीप्रोप बनाना, एबीएस बनाना, और इनका उपयोग आपने पाइप में देखा होगा, गियरों में देखा होगा, इलेक्ट्रिकल आपने कंपोनेंटों में देखा होगा। तो ये सारे आपने यूज देखे होंगे। नेक्स्ट आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग अगर प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार परमानेंट क्रॉस लिंकेड स्ट्रक्चर बनाने के बाद दोबारा गर्म करने और सामान्य मेल्ट होकर रीसेप नहीं होते हैं। मतलब इसका ये कह सकते हैं कि इनको एक बार यूज कर लिया किसी शेप में, मान लीजिए एक बार इनको इस तरह से कास्ट कर दिया और इनको फिर से मेल्ट नहीं किया जा सकता, ना इनको रीसेप किया जा सकता। ठीक है, इनको रीसेप भी नहीं किया जा सकता, ये इसमें एक गुण है। ठीक है, तो इस गुण के कारण इसके क्या होते हैं, बैकलेट किया जाता है, एपॉक्सी किए जाते हैं, मेलामिन किए जाते हैं। तो ये सारे आपको ये गुण इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इसमें ये है। ठीक है, अगर इसको हम उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्विच बनाए जाते हैं, है ना, इंसुलेटर बनाए जाते हैं, एडेसिव बनाए जाते हैं, और कंपोजिटिव मैट्रिक्स बनाए जाते हैं, और हाई टेम्परेचर अप्लायंस भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये सारे आपको यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग मटेरियल है जो हमारे इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारे इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब हो, तो ये सारी जो इंजीनियरिंग मटेरियल हैं इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।